क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का एनटीटी क्लास में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशलॉजी एंड गाइडेंस। आप इसको समाज शास्त्र एवं निर्देशन के नाम से समझ सकते हैं। देखेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसमें आप पेज नंबर 33 ओपन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं कि समाज शास्त्र का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर साथ में बुक्स ओपन है तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड आउट कर पाओगे। देखते हैं कि समाज शास्त्र होता क्या है। ये कहता है कि समाज के विज्ञान को हम समाज शास्त्र कहते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे किस तरह का विज्ञान पनपता है, उसी को हमने क्या कहा, समाज शास्त्र। यह एक ऐसा विषय है जिसमें समाज एवं इसके विभिन्न चरणों का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन किया जाता है। यह अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान और मानव शास्त्र की तरह एक सामाजिक विज्ञान है। यह अन्य विषयों की तरह व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक रूप से परिपक्व व स्वतंत्र विषय है। कि जैसे आपने पहले चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा था, बाल मनोविज्ञान पढ़ा था, इसी तरह से अब हम हमारा क्या पढ़ेंगे, समाज शास्त्र। ये भी विज्ञान का क्या है, एक प्रतिकूल रूप है। आगे इसमें यही बता रखा है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस सन में हमें इसके बारे में पता चला, कौन से ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने समाज शास्त्र को एक अच्छे लेवल पे ले जाने का काम किया। हमारे जो पेपर में आएगा उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाएं हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो अर्थ, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि ये भी क्या है, एक विज्ञान का रूप है। इसको अध्ययन करेंगे तो हमें समझ आएगा कि समाज शास्त्र होता क्या है। अब इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो इसके जन्मदाता थे ऑगस्ट कोम्टे। इन्होंने सबसे पहले हमें समाज शास्त्र के बारे में बताया। शुरुआती दौर में इन्होंने समाज शास्त्र को सोशल फिजिक्स का नाम दिया था। हम शुरू में जो सोशलॉजी होती है उसको सोशल फिजिक्स के नाम से जानते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ हमने सोशल फिजिक्स को छोड़कर सोशलॉजी शब्द को सुनना और पढ़ना प्रारंभ किया। सोशलॉजी से को ही क्या समझा जाता है, समाज शास्त्र। अब ये कहता है कि आगे अगर हम समाज शास्त्र को पढ़ेंगे तो इसकी कोई निश्चित परिभाषा देना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि अलग अलग जो समाज शास्त्रीय हैं उन्होंने अपने दृष्टिकोण के आधार पर समाज की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी थी। जैसे कि नीचे बता रखा है, बहुत सारे समाज शास्त्र थे, उन्होंने अलग अलग अध्ययन किए और ये बताया। जैसे कि हमारा पहला सोशलॉजिस्ट था जिसका नाम था वार्ड। वार्ड ने हमें बताया कि समाज शास्त्र समाज का क्या है, विज्ञान है। इसी तरह से एक अन्य सोशलॉजिस्ट हुआ जिसका नाम था ओडम। उसने हमें बताया कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, तो जो भी परिभाषा आपको बहुत आसानी से समझ आए आप उसके साथ गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि हमें खाली समाज शास्त्र का अर्थ और उसकी कोई भी एक परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत डीप पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप खाली किसी भी एक परिभाषा को अपने लेवल पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इसने बताया कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। वही सेम चीज़ें इसमें बता रखी है कि कैसे आप समाज शास्त्र को समझ सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसमें हम पढ़ेंगे
कि परिवार से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप यहाँ से भी इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फैमिली। आप सभी को बहुत भली भांति पता है कि परिवार क्या होता है। हमारे समाज शास्त्र सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा क्या बताई जा सकती है। इसमें हमें बताया गया कि परिवार मानव समाज की पूर्णतः मौलिक और सार्वभौतिक इकाई है। यह एक प्राथमिक समूह है। अब अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा आपको इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि हमारा एक वैज्ञानिक था रोल्फ लिंटन, जिसने कहा कि माता पिता और बच्चे का प्राचीवृत्व किसी अन्य मानव संबंधों की अपेक्षा अत्यधिक उतार चढ़ाव के बावजूद विद्यमान रहा है। मनुष्य की आवश्यकताओं के दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्राथमिक आवश्यकताएं, यानी कि ऐसी आवश्यकताएं जो उसके जीवन यापन के लिए प्रमुख हैं। द्वितीय आती है दूसरी आवश्यकताएं, जैसे कि जीवन के लिए वो आवश्यकताएं प्रमुख तो नहीं किंतु वे भी अपना महत्व रखती है। परिवार इन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी कारण चार्ल्स कूले ने परिवार को प्राथमिक समूह कहा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी अर्थ और परिभाषाओं की तरफ जाएंगे तो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा इसकी अलग अलग अर्थ और अलग अलग परिभाषाएं आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। अब आपको जो भी परिभाषा बहुत इजीली समझ आ जाए आप वो कैच आउट कर सकते हो। जैसे कि अलग अलग वैज्ञानिक हुए। अब एक वैज्ञानिक था हमारा ओकबर्न और नीमकोफ। इन्होंने कहा कि परिवार जो है पति पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष और स्त्री के समेत बच्चे कम या अधिक स्थायी सीमित है। ये इसके दृष्टिकोण थे जो इन्होंने हमारे सामने व्यक्त किए। इसी तरह से मैकाइबर पेज था जिन्होंने बताया कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो पूर्ण और निश्चित रूप से संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। तो जो भी परिभाषाएं आपको मुख्यतः समझ आती है आप वो कैच कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके नेक्स्ट पेज पे जाओगे आपको कुछ और परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। तो इसमें से जो भी आपको बहुत आसान लगे आप वो याद रख सकते हैं। जैसे कि अब अगर हम परिवार की सामान्यतः विशेषताएं बताएं तो क्या क्या हो सकती है। हमें एक परिवार में विभिन्न स्वरूप देखने को मिलेंगे। सामान्य विवाह होते हैं, विवाह के पश्चात संबंध रहते हैं, मैटिंग रिलेशनशिप बोल सकते हो। वंश नाम या नामावली की व्यवस्था रहती है, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ विशिष्ट विशेषताएं आती हैं, जैसे कि सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, रचनात्मक प्रभाव रहते हैं, सीमित आकार होता है, जैसे कि परिवार का आकार छोटा, बड़ा, एवरेज किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपको एक जॉइंट फैमिली देखने को मिल सकती है, सेपरेट फैमिली देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें लिमिटाइज साइज की तो हर तरह का सीमित आकार आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम स्थायी और अस्थायी प्रकृति देख सकते हैं। परिवार में जो फैमिली मेंबर हैं उनके सभी के स्वभाव आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। भावात्मक आधार होते हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर सदस्य होंगे सभी के प्रति अलग भावात्मक आपका लिंक रहेगा। अलग अलग सदस्यों का अलग अलग उत्तरदायित्व देखने को मिलता है। उसके बाद आप इसमें यूनिवर्सलिटी को भी पढ़ सकते हैं, यानी कि एक ऐसा संगठन है जहाँ पे लोग सभ्य और आदिम दोनों प्रकार के आपको
देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक नियमम यानी कि सोशल रेगुलेशन, परिवार की प्रथाएं, मूल्य, सरकारों आदि का उल्लंघन नहीं करता। परिवार अपने सदस्य को परिवार के अनुरूप बनाता है। मनुष्य को व्यवहार, शिक्षा, धर्म और कर्तव्य आदि अनेक सामाजिक तथ्यों का ज्ञान अपने परिवार से ही होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये सारी चीजें पता है, वही आपने अपने इस क्वेश्चन में भी लिखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। बहुत ही इजी चैप्टर है आपका, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन इंडिया फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन्स। आंसर देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा हमारे समाज में स्त्रियों की पढ़ाई को लेकर क्या कुछ स्टेप उठाए गए हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा, फर्स्ट स्टेप, महिला समावस्था, महिलाओं को अधिक संपन्न बनाने का संबंध अपनी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में सर्वाधिक सफल प्रयास है। इस कार्यक्रम का विस्तार 46 जिलों में किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की शिक्षा को लेकर हमारे समाज में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिससे आपको एक डीप नॉलेज मिलेगी। सेकेंडली क्या है, पूर्ण साक्षरता अभियान, जो शिक्षा की मांग, महिलाओं में शिक्षा की मांग बढ़ाने में सफल रहा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 450 जिलों में 60% प्रौढ़ महिलाओं ने दाखिला लिया है। तीसरा आता है, महिलाओं को कम साक्षरता वाले 163 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके बाद आता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए, जहां 1/3 सीटें लड़कियों के लिए है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं से संबंध विषयों में अनुसंधान परियोजनाएं चलाने वाले संस्थानों को आवश्यक धन उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करती है। उसके बाद 6 नंबर पे आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसमें 47% महिलाएं हैं। कई राज्यों में शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के रूप में महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा पहले से ही व्यवस्थित की गई। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी इस सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत देखी गई। आगे हम देख सकते हैं कि महिलाओं में साक्षरता कैसे बढ़ी, किस सन से स्टार्ट हुई, समस्याएं क्या क्या आई, हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं वो अलग अलग रूप से महिलाओं को उपलब्ध कराई गई। उनसे जो चार्ज है, अगर हम कंपेयर करें बालकों से, तो बालिकाओं के जो हॉस्टल के चार्ज थे वो भी कम लिए गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर अपने कदम उठाए गए। तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली पढ़ा जा सकता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि नंबर जो स्क्रीन पर आपको स्क्रॉल हो रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कई बार क्वेरीज आती है स्टूडेंट्स की कि मैडम हमें पर्टिकुलर कोई भी एक चीज़ समझ नहीं आती, कोई भी एक विषय जो अपनी तरफ से हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर भी किसी बच्चे को इन केस कोई डाउट है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं,
फिर भी आपके डाउट सोल्व नहीं होते तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके बताएं कि आप लोगों को स्टडी कैसी समझ आती है या कहाँ पर आप लोगों के डाउट है, ताकि उस चीज़ पे हम अपनी तरफ से वर्किंग कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो चैप्टर है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रखें।